दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग की लिखी कहानी पापा के नाम चिट्ठी। कुछ सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक के नहीं होते, मन के एक कोने से दूसरे कोने तक के होते हैं। कुछ ऐसे कोने जिनका सिरा पकड़ते पकड़ते हम खुद को खो देते हैं या फिर खुद को पा जाते हैं। मेरा मुंबई का वो पहला सफर भी कुछ ऐसा ही था। सफर अगले दिन का था, लेकिन बारिश का आलम था कि कम ही नहीं हो रही थी। पूरा दिन पानी बरसता रहा था। अब शाम भी गहरा गई थी। मेरे म्यूजिक स्कूल के स्टूडेंट्स अपने तानपुरे हारमोनियम वापस रख के बस्ते उठा के बारिश में ही अपने घरों को निकल रहे थे। कुछ महीने पहले ही मैंने म्यूजिक की अपनी पढ़ाई पूरी करके ये स्कूल शुरू किया था। घर की ऊपरी मंजिल पर रिहाइश थी और नीचे ये स्कूल। अरे अपने छाते लेके जाना, मैं सबसे कहती जा रही थी। पीछे किशोरिया मोनकर का राग यमन गूंज रहा था और मैं फर्श पर बिछी चादरें समेट रही थी। यह हर शाम का रूटीन था। दोपहर बाद से स्कूल और कॉलेज के बच्चों का तांता शुरू हो जाता था। सुबह के वक्त आंटीज, अंकल्स और वो सब म्यूजिक सीखना चाहते थे जिनके लिए पहले कभी मौका नहीं आया। अब रिटायरमेंट या घर के कामों से फुर्सत उनको मेरे म्यूजिक स्कूल ले आती थी। शाम के इस वक्त सबके जाने के बाद मेरा रियाज शुरू होता था। आज भी मैं अपना तानपुरा लेके बैठी थी, लेकिन आज ये रियाज रोज जैसा नहीं था। आज मैं घंटों तक गाती ही गई। बारिश बरस कर बंद हो गई। मम्मी भी 2 बार खाने के लिए झांक कर चली गई। मम्मी की सारी मशक्कत आज मेरे लिए थी। खुद को भूल बैठी थी। वो भूल बैठी थी कि संगीत से उनका भी कितना गहरा नाता था। भूल बैठी थी कि पापा ने उनका गाना सुनकर ही उनको पसंद कर लिया था। भूल बैठी थी वो पापा को भी। याद थी तो बस मैं, मेरा ध्यान, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा स्कूल, मेरा संगीत, मेरी खुशी। लेकिन उनकी हर कोशिश जैसे अधूरी रह जाती थी। मैं सब काम करते भी, उनसे बात करते भी उनके पास नहीं थी। आजकल पापा को चिट्ठी लिखते ही मेरे दिन निकलते थे। ये चिट्ठी जिसके सहारे मैं आजकल पापा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती थी। चिट्ठी जो कभी खत्म ही नहीं होती, जैसे पापा से मेरी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। इन बातों का तांता जैसे टूटता ही नहीं था। मैं इसे तोड़ने में डरती थी, जैसे ये वो सिरा था जो टूट जाए तो पापा को खो दूंगी मैं। मेरा म्यूजिक मेरा पैशन था और पापा का सपना भी। संगीत में ही शायद मैं कुछ देर के लिए खुद के पास होती थी। संगीत और बारिश की तासीर कुछ कुछ एक सी ही होती है, भीगने वाली, भिगोने वाली, है ना? संगीत से मेरा रिश्ता तो शायद उसी पल में तय हो गया था जब मेरा नाम मीरा रखा गया था। मम्मी सुबह सुबह कृष्ण भजन गाती तो जैसे घर में पापा और मैं ही नहीं, सुबह के दाना चुगते कबूतर भी सुनने ठहर जाते। ऐसे ही मैंने भी कब मम्मी के साथ गाना शुरू कर दिया, कब संगीत मेरे अंदर बस गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जो लोग मुझको गाते सुनते हैं वो शायद अंदर बसे इस संगीत को सुन पाते हैं। शायद इसी से स्कूल को इतनी जल्दी पहचान मिलने लगी थी, और शायद इसी ने मुझको मौका दिया था भजन की गायकी और संगीत पर हो रही वर्कशॉप में हिस्सा लेने का और मुंबई जाने का। आज का रियाज उसी वर्कशॉप के लिए था। अगले दिन सुबह मुझको मुंबई के लिए रवाना होना था। सुबह एयरपोर्ट के लिए टैक्सी आ गई। अरे नाश्ता तो करके जा, मम्मी पीछे से कहती गई, लेकिन मैं भूख नहीं है मम्मी कहते हुए निकल आई थी। मैंने टैक्सी में अपना तानपुरा रखा तो मुझको एहसास होने लगा कि इस दिन का कितना इंतजार किया था मैंने, और मेरे साथ पापा मम्मी ने भी। इस दिन का, इस सफर का, इस टिकट के खर्च के पैसों का भी। टैक्सी जानी पहचानी गलियों से गुजर रही थी, लेकिन सुबह के धुंधलके में हर चीज गहरी लगती है। जिंदगी कुछ और वादे करती महसूस होती है, जैसे वक्त भी इंतजार में हो कि कब सूरज चढ़ जाए और जिंदगी में नए रंग बिखर जाए। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते रोशनी होने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे एयरपोर्ट करीब आ रहा था मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। एयरप्लेन में सफर का मेरा यह पहला मौका था। मुझे वैसे भी ऊंचाई से हमेशा ही डर लगता था। एयरपोर्ट में अंदर पहुंचकर मैंने अपना तानपुरा एयरलाइंस के सुपुर्द किया और लाउंज में बैठ गई, लेकिन मन से घबराहट जा नहीं रही थी।
मुझे याद आ रहे थे वो सारे पल जब ऊंचाई से घबरा कर मैं छत पर नहीं जाती थी, और आज मुझे उन सारी छतों के बहुत ऊपर से गुजरना था। आई विश यू वर हियर पापा। मैंने अपना बैग खोला और डायरी निकालकर उसमें लिखा, वही पापा को चिट्ठी। डियर पापा, आपको याद है मुझे कितना डर लगता था छत पे जाने से? आप मुझे शाम का सूरज देखने छत पे चलने को कहते थे और मैं कितने बहाने बनाती थी, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले ही जाते थे। कितनी ही शामें आप यही करते थे, और फिर छत पर पहुंचते ही मेरा हाथ छोड़कर कुछ कदम दूर खड़े हो जाते थे। कहते थे, इधर उधर मत देख, बस मुझे देखते हुए आगे कदम बढ़ा। और सच इतना भरोसा हो जाता था मुझे कि मैं बस आप पर आंखें गड़ाए बिना डरे आगे बढ़ जाती थी। लेकिन आज फिर ये फ्लाइट लेते हुए घबरा रही हूं मैं। आप बस हमेशा की तरह मेरे सामने खड़े रहना प्लीज। लिखते लिखते मेरी आंखें गीली हो गईं। मैंने डायरी बंद कर दी। पढ़ लोगे ना पापा? बचपन से ही पूरा दिन मुझे इंतजार रहता था शाम को पापा के आने का। पापा का स्कूटर गली में मुड़ता, तभी से उसकी खच खच आवाज सुनकर मैं दालान में आ खड़ी होती। जीन्स और कुर्ता पहने पुराने स्कूटर पर धचके खाते आते मेरे पापा मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। मैं उनका पसीने से भरा हेलमेट पकड़ने को तैयार रहती। पापा हंसते हुए मुझे हेलमेट थमाते, सब्जी का थैला स्कूटर से उतारते और घर में घुसते। लेकिन उससे पहले ही मेरी बकबक शुरू हो चुकी होती थी। मैं नर्सरी से कॉलेज में आ गई थी, लेकिन ये रूटीन नहीं बदला था, और नहीं बदला था पापा का स्कूटर, जो अब गली के बाहर से भी सुनाई देता था। पापा आप नया स्कूटर ले लो ना, मैं कहती। क्यों भाई, आज स्कूटर आवाज करता है तो उसको बदल दोगी? कल को पापा बुढ़ापे में आवाज करेंगे तो उनको भी बदल दोगी? पापा हर बार मेरी बात पे यही जुमला कसते तो मैं भुनभुनाती, पापा आपकी तरह जोक भी ना बोरिंग हो गया है। लेकिन पापा कभी बोरिंग नहीं हुए, नहीं जिंदगी को बोरिंग बनने दिया। पेशे से जर्नलिस्ट थे, दिल से फिलोसोफर और कर्म से कवि। हालांकि अपनी कविताएं वो कभी किसी को दिखाते नहीं थे। उनकी जिंदा दिली हर परेशानी पर भारी थी। उनके साथ हर चीज में मजा था। स्कूटर की गड़गड़ाहट में, घर में तेल पत्ती खत्म होने में, ऑटो के पैसे न होने पर मेरे कॉलेज से भीगते चले आने में, मेरी ऊंचाई के डर में भी। कितने महीने हो गए थे मुझे पापा को ऐसे ही खत लिखती थी तो लगता था जैसे पापा हैं साथ, सुन रहे हैं मेरी बात, हमेशा की तरह, जैसे तब सुनते थे जब कोई नहीं सुनता था। मुझे नहीं बनना है डॉक्टर, मुझे म्यूजिक सीखना है, मैंने कहा तो जैसे मेरी आवाज घर में नहीं पूरे मोहल्ले भर में गूंज गई थी। बचपन से वहीं रही थी, इसलिए जैसे मेरे करियर डिसीजन पर सबका हक था। मीरा तुम तो पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, व्हाई वेस्ट योर टैलेंट? गुप्ता अंकल बोले, अरे मैं तो इंतजार कर रही थी मीरा डॉक्टर बनेगी, मेरा इलाज करेगी। रेणुका आंटी बोली, और मैं आपके नोट्स ले सकती थी ना, हर साल मेरे नोट्स लेने वाली तान्या ने भी कहा। और फाइनली मम्मी, मीरा ऐसे ही रहना क्या हमेशा? पापा ने अपने मन की सुनी तो क्या पाया? देख कितनी मेहनत करते और नया स्कूटर तक नहीं ले सकते। मैं लूंगी ना पापा के लिए स्कूटर मम्मी, मैंने कहा। हाँ मीरा लेगी ना मेरे लिए स्कूटर, पापा ने बड़े जोशो खरोश से हंसकर कहा। तो उस दिन मम्मी के अंदर कुछ था जो फूट पड़ा। कुछ बोली नहीं लेकिन रो दी थी। मैं समझती थी मम्मी की बात। मैंने देखा था मम्मी को घर के लिए नए बर्तन, पापा के लिए नया स्वेटर, अपने लिए नई साड़ी, मेरे लिए नए तानपूरे पर हाथ से कोड़ते हुए। ऐसा नहीं था कि पापा नहीं समझते थे या इस बारे में सोचते नहीं थे। उन्होंने सब सोच रखा था, हमको मालूम हो उससे भी ज्यादा। लेकिन जब तक हमें मालूम हुआ तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। कितना कुछ बदल गया था इस पिछले साल में। मैं बॉम्बे के लिए फ्लाइट लेने लाउंज में बैठी ये सब सोच रही थी कि फ्लाइट अनाउंस हो गई। मैंने अपना बैग उठा लिया। फ्लाइट में अपनी खिड़की वाली सीट ढूंढकर मैं बैठ गई। ये मेरा पहली बार प्लेन का सफर था। घबराहट के मारे मैं बार बार पानी पी रही थी। लग रहा था जैसे सारा पानी कभी भी बाहर छलक आएगा। रिलैक्स, इट विल बी ओके, एक गहरी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मुड़कर देखा तो बगल की सीट पर एक बुजुर्ग आकर बैठे थे, ट्रैक सूट और स्नीकर्स में, जैसे सीधा टेनिस कोर्ट से आ रहे थे।
शायद मेरी शक्ल मेरे अंदर की कहानी बता रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला और हंसकर मेरे हाथ पर धर दिया। देखा तो पेपरमिंट की गोलियां थीं। मैंने कई गोलियां एक ही साथ बच्चों जैसे अपने मुंह में भर ली। थैंक यू अंकल। अब मैंने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। दैट्स मच बेटर, वो बुजुर्ग बोले। मैं रिसेंटली आर्मी से रिटायर हुआ हूँ और यूँ तो वॉर में भी गोलियां नहीं खाई मैंने, लेकिन ये गोलियां मैं खाता भी हूँ और खिलाता भी हूँ। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ से पेपरमिंट की गोली दागने का इशारा किया और अपनी ही बात पर हंस पड़े। उनकी बातें सुनते हुए मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। बस ये जरा सा झटका, बस इसी से इतना डर रही थी मैं। लेकिन जब तक डर था तब तक जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया था। मैंने अपनी डायरी अपने सीने से चिपका ली। प्लेन ऊपर उठता जा रहा था और मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने आंखें जोर से बंद कर ली। अरे तो ज्यादती है भाई, बगल वाली सीट से अंकल बोले। एक तो तुमने खिड़की वाली सीट ले रखी है, ऊपर से उसका लुत्फ भी नहीं ले रही। उनकी आवाज पर मैंने आंखें खोली तो प्लेन बादलों के बीच गुजर रहा था। मैं हंस पड़ी। पापा यहाँ प्लेन में होते तो शायद वो भी यही कहते। वो पहले की तरह आज भी मेरा हाथ पकड़ लेते और वो पहले की तरह आज भी मेरा हाथ छोड़ देते। मेले में रोलर कोस्टर में बैठकर यही किया था उन्होंने। कितना डर गई थी मैं पहले, लेकिन फिर अचानक मैंने उस डर से समझौता कर लिया था तो मजा आने लगा था मुझको। आज भी मन जैसे दुतरफा हो गया था। मेरा डर भी प्लेन के ऊपर नीचे होते हिचकोलों सा हो गया था। डर हर झोंके के साथ कभी ऊपर तो कभी नीचे। कभी बादल देखकर हैरान होता, कभी उन्हीं बादलों के छल्ले उलझा देते। हर तरफ रुई जैसे बादल बिखरे थे। नीचे भी बादलों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची तो दोपहर होने लगी थी। सुरभि मेरी वर्कशॉप की ऑर्गेनाइजर मुझको लेने आई थी। एक बहुत बड़े म्यूजिक स्कूल में टीचर थी और उसी स्कूल में मेरी वर्कशॉप होना तय हुआ था। आई होप योर फ्लाइट वॉज ओके। मैंने स्पेशली आपके लिए विंडो सीट रिक्वेस्ट की थी, सुरभि ने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। वो विंडो सीट मेरे सफ़र का कितना बड़ा हिस्सा थी उसको क्या कहती। ये सफ़र जितना बाहर था अंदर उससे ज़्यादा था। अपने पापा की बेटी आज मैं अकेली मुंबई आई थी। जो ऊंचाई से डरती थी वो आज आसमान छूकर आई थी। जब मैं छत पर जाने से डरना भूल गई थी तो पापा मुझको एक कदम और आगे ले गए थे। उन्होंने मेरे हाथ में पतंग पकड़ा दी थी। मम्मी छत पर ही चाय ले आती। हर शाम पापा मेरे साथ पतंग उड़ाते और मम्मी के साथ चाय पीते। पतंगे अपने सफर पर निकलती और पापा उनके साथ ही ऐसे कई सपने मुझको दे देते। ऐसे ही मैंने अपना एक सपना चुन लिया था, संगीत का। मेरी पतंगे वापस आते आते सुर ढूंढ लाती। पापा ने मेरे सपने को अपना सपना बना लिया था। अपनी छोटी सी सैलरी से पैसे जोड़कर मुझे तानपुरा ला दिया। आज वही तानपुरा मेरे साथ टैक्सी में था। आज शाम को एक छोटा सा कॉन्सर्ट है मेरा। वर्कशॉप के और आर्टिस्ट भी परफॉर्म करेंगे। फिर कल सबसे पहले तुम्हारी वर्कशॉप है, सुरभि ने मुझे शेड्यूल याद दिलाते हुए कहा। कुछ देर बाद वो बीच रास्ते में ही उतर गई और टैक्सी मेरे होटल की तरफ बढ़ गई। दोपहर हो चली थी। टैक्सी से बाहर देखती हुई मुंबई की भीड़ मुझे झुलसा रही थी। क्या संगीत सुनने का वक्त होता भी होगा इन लोगों के पास? क्या मुंबई पहुंचना ही कामयाबी का पैमाना था मेरे लिए? टैक्सी होटल की तरफ मुड़ी और मैं उतरकर रिसेप्शन पर पहुंची। मेरा कमरा पहले ही बुक था, इसलिए चाबी लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में शाम होने आई और मैं कॉन्सर्ट के लिए तैयार होने लगी। कॉन्सर्ट क्या था, वर्कशॉप में आने वाले सब आर्टिस्ट्स की एक छोटी सी बैठक थी। लेकिन कॉन्सर्ट में पहुंची तो तमाम लोग आए हुए थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बैठक कितनी बड़ी होने वाली है। एक के बाद एक आर्टिस्ट्स आ रहे थे। कितने ही नाम थे जिनको मैं रेडियो पर, टीवी पर सुन चुकी थी। उन सभी के सामने ये मेरी पहली परफॉर्मेंस। मेरा नाम पुकारा गया तो मैं कुछ थरथराई हुई स्टेज पर पहुंची। मेरी आवाज़ मेरे सीने में धम धम कर रही थी। रोशनी कुछ मध्यम हुई और मैंने गाना शुरू किया। महारारी गिरधर गोपाल। भजन गाने का एक ही तरीका है, खुद से जब तक न जुड़ो पूरा ही नहीं होता। लेकिन आज मैं सामने बैठे लोगों से ध्यान नहीं हटा पाई। मैंने गाना बंद किया तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। लेकिन मुझे पता था मैं और अच्छा गा सकती थी। लग रहा था जैसे इतनी दूर तक आना जाया हो गया। कॉन्सर्ट से निकलते वक्त रात हो चुकी थी। मुंबई के धूल भरे आसमान में तारे झांकने की कोशिश कर रहे थे। टैक्सी होटल की तरफ बढ़ रही थी। मैंने ड्राइवर को मरीन ड्राइव पर रुकने को कहा।
शाम के जोड़े अब घरों को लौटने लगे थे। समंदर की लहरें भी जैसे घर तलाश रही थीं, किनारे से लिपट कर खामोश हो जाती थीं। मैं भी अपने अंदर की खामोशी तलाश रही थी। संगीत मेरे लिए हमेशा खुद से मिलने का जरिया रहा था। अपने लिए गाया, सिखाया भी तो खुद के लिए ही तो था। आज कॉन्सर्ट में दूसरों के लिए गाना मुझे कंफ्यूज कर गया था। मैं सिंगर से परफॉर्मर बन गई थी और इस सफ़र के लिए मैं तैयार नहीं थी। मैं रेत में पैर धंसाए बैठी रही। आपको यहाँ होना चाहिए था पापा, मेरी उलझन सुलझाने के लिए भी और मेरा कॉन्सर्ट सुनने के लिए भी। मैं जानती थी कि आप नहीं हो, फिर भी भीड़ में चेहरे तलाशती रही। मम्मी पूरा वक्त फोन पे मुझे सुन रही थीं, मेरी एक एक हरकत को महसूस कर रही होंगी, लेकिन आपको होना था पापा। कॉन्सर्ट के बाद सबने रुकने को कहा, लेकिन मैं निकल आई थी। यहाँ मरीन ड्राइव पर बैठे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पापा के कुछ पास आ गई हूँ। लोग मुझे कहते हैं पापा's डॉटर, लेकिन पापा ने मुझको कभी बेटी जैसे नहीं पाला। जो लोग बेटी जैसे नहीं पालते वो शायद बेटे जैसे बड़ा कर लेते हैं। मुझे लड़का लड़की होने के हर नजरिए से दूर रखा। मैं डरती थी तो इसलिए नहीं कि मैं लड़की थी, और पतंग उड़ाती थी इसलिए नहीं कि मैं लड़का हूँ। बस वो थी जो मैं थी। बाकी लड़कियां पिंक साइकिल चलाती थी और मैं ब्लू। नीला रंग मुझे बेहद पसंद था, जैसे गजरा लगाना मुझको पसंद था। सो ओल्ड स्कूल मेरे दोस्त कहते, लेकिन मैं फिर भी वही करती। ये सारे शब्द सिर्फ कनस्तर हैं जिन पर ढक्कन लगा के हम खुद को बंद कर लेते हैं, और मैं चाहता हूं तुम इन सब से बाहर रहो बेटा। पापा कहते, सिंगर, परफॉर्मर, ये सब भी तो कनस्तर थे। एक अच्छा संगीतकार तो सब जगह ही अच्छा संगीतकार है ना। यही सब बातें याद करते मैं कितनी देर वहां बैठी रही मुझे याद ही नहीं। टैक्सी वाले ने आवाज लगाई तो ख्याल आया कि होटल जाना है। कल सुबह से वर्कशॉप थी। होटल पहुंचकर मैंने खाना खाया। सोने जा ही रही थी कि फोन बज उठा। सुरभि थी। शेड्यूल में कुछ चेंज एक बार देख लेना। मैंने लैपटॉप खोलकर शेड्यूल देखा। देखकर बंद कर ही रही थी कि मेरी नज़र 2-3 दिन पुरानी एक ईमेल पर पड़ी। मम्मी ने भेजी थी। मुझे वो ईमेल खोले बिना पता था कि वो किस बारे में थी। मेरे हाथ कांप गए। मैं लैपटॉप लिए बैठी रही। आखिर में हिम्मत करके ईमेल खोली। ये कार्ड चेक कर लो मीरा, मम्मी ने लिखा था। भेजने होंगे जल्दी ही, अब दिन ही कितने रह गए। अचानक होटल का कमरा मेरी आंखों से धुंधला गया। मुझे पता था पापा की बरसी का कार्ड है। 2 हफ्ते बाद पापा की बरसी थी। उन्हें गए पूरा साल होने आया था। ये और बात है कि आज तक मैं यकीन नहीं कर पाई थी कि पापा अब नहीं है मेरे साथ। पापा हमेशा के लिए ओझल हो गए। बस वो दिन रह गया है पीछे। उस दिन भी पापा हमेशा की तरह ही तो स्कूटर लेके निकले थे। सब्जी नहीं लाए, मम्मी बोल रही थी। अब क्या बनाऊं? अरे ला रहा हूं, पापा बोलते हुए निकले। बस निकले और वापस नहीं लौटे। शाम को रात निकल गई और तब खबर आई कि पापा का एक्सीडेंट हो गया था। एक बस से पापा का स्कूटर टकरा गया था। पापा आईसीयू में थे और हमारे हॉस्पिटल पहुंचने तक जा चुके थे। लेकिन मेरे लिए पापा वहीं थे। लगता था कि बस सब्जी लेके आने ही वाले हैं। कितने दिन हम घर में कोई सब्जी नहीं लाए। कितने दिन हर स्कूटर की आवाज सिहरन छोड़ गई। दिन महीनों में बदल गए। तानपुरे पर धूल जमा हो गई। घर खामोश हो गया। मम्मी और मैं छत का रुख करना भूल गए और मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। मम्मी मुझे लाख मनाती। पापा यही चाहते थे ना मीरा। पापा ये भी तो चाहते थे कि मुझको गाता देखें। उसका क्या? मैं रो कर मम्मी से कहती। वो 1000 चीजें जो मुझको पूछनी थी पापा से, जो कहनी थी रोज, उसका क्या? क्या ऐसे कोई चला जाता है अचानक, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने? नहीं, पापा ऐसे नहीं जा सकते थे। मुझे लगता था कि बस देख ही नहीं पा रही हूं उन्हें। है तो वो यहीं मेरे पास। मैं कहूंगी उनको वो सब जो मुझको कहना है। पापा जहां भी होंगे सुनेंगे मेरी बात। बस ऐसे ही एक रोज मैंने पापा को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। एक बार जो लिखना शुरू किया, बस आज तक लिखती ही हूं। इन 365 दिनों का एक एक पल दर्ज है इन चिट्ठियों में, इस डायरी में जो मेरे सीने से चिपकी रहती है। अगले दिन मेरी वर्कशॉप थी, लेकिन होटल में उस दिन न रात हुई न सुबह निकली। पूरी रात आंसुओं में भीगती निकली। पापा का बरसी का कार्ड वो सब कुछ याद दिला गया था।
अचानक ये वर्कशॉप बोझिल हो गई थी। मेरा मन अचानक भाग जाना चाहता था, लेकिन कहाँ। पापा के जाने के बाद इतने महीने खुद से भागकर यही पाया था कि भागकर जाने के लिए कोई जगह नहीं। कितने महीनों बाद फिर तानपुरा उठाया था और आज भी मैं वही करने वाली थी। कभी कभी याद इतनी गहरी हो जाती है कि सच्चाई से भी ज्यादा सच्ची हो जाती है। पापा भी मेरे लिए वैसा ही सच थे और इसी सच के सहारे मैं फिर रोज की तरह तैयार हो गई। कुछ ही देर में मेरी टैक्सी आ गई। आज मुंबई की सुबह भी मेरी ही तरह कुछ भीगी थी। हल्की बरसात हो रही थी, ट्रैफिक रुक रुक कर चल रहा था। इस वर्कशॉप के लिए कितनी मेहनत की थी मैंने, कितने संगीतकारों के बीच से मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कल रात ने मुझको फिर पीछे धकेल दिया था। आज यह एहसास मुझ पर भारी हो रहा था कि पापा नहीं है मेरे साथ। आज मैं पापा को चिट्ठी नहीं लिख रही थी। टैक्सी में आते वक्त आज मैं वो सारे पल दोबारा जी रही थी। आज मैं वो चिट्ठी पढ़ रही थी। टैक्सी हल्की बारिश में भीगती सड़कों पर चली जा रही थी और मैं टैक्सी के शीशों के पीछे अपने ही शब्दों से भीगती जा रही थी। मेरे मन की सच्चाई कि पापा मेरे साथ हैं मेरी आंखों की सच्चाई से जूझ रही थी। अचानक जैसे बारिश टैक्सी के शीशे तोड़कर अंदर आ गई थी। सब धुंधला गया था। जिस वर्कशॉप के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, जिसके लिए मैं इतनी दूर से आई थी, अचानक मैं नहीं अटेंड करना चाहती थी। लेकिन टैक्सी धीरे धीरे उस म्यूजिक स्कूल पहुंच गई जहां मेरी वर्कशॉप होनी थी। होटल से बहुत जल्दी निकलकर भी बारिश की वजह से मैं पहुंचते पहुंचते लेट हो गई थी। सुरभि छाता लिए स्कूल के बाहर ही खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। अंदर हॉल में स्टूडेंट्स का हुजूम देखकर मेरा मन थोड़ा और नीचे सरक गया। कल रात की परफॉर्मेंस याद आ रही थी मुझको। मैंने वहीं स्टेज पर अपनी डायरी खोल ली। ये वो सफ़र था जिसको तय करके मैं यहाँ तक पहुँची थी। ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं था, इसलिए आज पर भी हक सिर्फ मेरा नहीं था। मुझे हक नहीं था कि मैं घबरा कर पलट जाऊं। मैं यहाँ पापा के लिए थी। ये सोचते हुए मैं स्टेज के नीचे उतर आई। मैंने नीचे स्टूडेंट्स के नज़दीक दरी बिछवाई और वहीं बैठे गाना शुरू कर दिया। कल रात के कॉन्सर्ट के बाद मैंने तय किया था कि मेरा हर सुर सबसे पहले मेरे लिए होगा। मैंने गाना शुरू किया और धीरे धीरे स्टूडेंट्स अपनी सीट छोड़कर मेरी दरी पर जमा होने लगे। रात भर का मूड अब खुलने लगा था। वर्कशॉप खत्म हुई तो शाम हो चुकी थी। सुबह की तेज बारिश अब हल्की बूंदाबांदी रह गई थी। टैक्सी का इंतजार करते मैं बाहर खड़ी अमलतास के फूलों को बूंदों के बोझ तले जमीन पे बिखरती देखती रही। पापा के जाने के बाद मैं भी न जाने कितनी बार यूं ही बिखरते बिखरते बची थी। महीनों तक पापा के जाने का एहसास था। महीनों बाद पापा की तनख्वाह जाने का एहसास भी होने लगा। सच है, लाइफ इज वेरी हार्ड। इतनी हार्ड कि सॉफ्ट इमोशंस पीछे छूट जाते हैं। हर दिन सख्त होने पर मजबूर करता है, हर दिन आंखें खोलने को मजबूर करता है। पापा के जाने के बाद मम्मी और मैं भी आंखें खोलने को मजबूर हो गए थे। हम लोग ढर्रे के इतने आदी होते हैं कि जब तक जिंदगी पटरी पे चलती है हम सोचते भी नहीं कि कभी ये पटरी से उतर भी सकती है। जब तक पापा थे, उनका जॉब था, तनख्वाह थी, छोटी ही सही लेकिन तय थी। पापा के जाने के बाद अभी मम्मी और मैं संभल भी नहीं पाए थे। सोचा ही नहीं था कि आगे घर कैसे चलेगा। मुझे याद है कि पापा के जाने के कुछ दिन बाद की वो रात जब पड़ोस के मिश्रा अंकल ने बात छेड़ी थी। भाभी, भाई साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी भी तो होगी, उन्होंने बताया था मुझको, आप देखिए ना कागज़ों में। मम्मी ने कांपते हाथों से सारे कागज़ मिश्रा अंकल को ला कर दिए थे। हाँ, ये रही, अंकल ने देखते ही कहा था। पापा ने न जाने कब से सारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी थी, न जाने कब से इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखी थी। पतंगे उड़ाते मेरे पापा अपने बाद भी हमें वहीं देखना चाहते थे। पापा चले गए थे लेकिन उनकी जिम्मेदारियां नहीं छूटी थीं। मैंने संगीत सीखना शुरू किया था और उन्होंने न जाने कब से घर के नीचे वाले हिस्से को म्यूजिक स्कूल बनाने का प्लान बना रखा था। उनके कागजात मिले तो वो प्लान भी। बाहर के कमरे की दीवार हटाकर बड़ा सा हॉल, रसोई के बाहर स्टूडेंट्स के लिए पानी का अरेंजमेंट, सभी कुछ तो सोच रखा था उन्होंने। मम्मी और मैं हैरान हुए देखते रहे। कुछ महीनों बाद उसी प्लान के मुताबिक स्कूल बना दिया गया। स्कूल पहले बन गया, मेरी पढ़ाई बाद में ख़त्म हुई।
वो कितने महीने जब मैं कॉलेज से जी चुराने लगी थी। तानपुरा अलमारी में बंद होकर रह गया था। मुझसे नहीं होता पापा। हर रात मैं तकिए पर सर रखकर यही कहती थी। उस रात भी मैं यही कहकर सो गई थी। रात को कब आंधी आई, कब तूफान में आगे बनी नई दीवार ढह गई, पता ही नहीं चला। लेकिन पापा के सपने को यूं बिखरा देखकर मेरा मन उखड़ गया था उस दिन। पापा के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अब मेरी थी। उसी दिन से मैंने वापस तानपुरा पकड़ लिया, वापस कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कुछ महीने गुजरे तो स्कूल भी शुरू हो गया था और आज मैं यहाँ थी। अचानक मेरा फोन बज उठा। मम्मी थी। सुबह से वो मुझसे बात करना चाह रही थी और मैं उनका फ़ोन काट रही थी। मीरा कॉल मी, उनका टेक्स्ट आया। उन्हें पता चल गया था कि मैंने पापा की बरसी के बारे में उनकी मेल देख ली थी। जब मैंने उनके टेक्स्ट का भी जवाब नहीं दिया तो उनका एक बार फिर टेक्स्ट आया। ज़्यादा मत सोचो मीरा, मन नहीं है तो किसी को नहीं बुलाएंगे, हम दोनों हैं ना, और पापा की याद है हमारे पास। मैं कुछ देर उस टेक्स्ट को देखती रही। ठहाके लगाते पापा की याद जैसे कंधे पर हाथ रख गई। मैंने मम्मी को लिखा, नहीं, मैं सोच रही थी कि कार्ड ज़्यादा छपवा लो, लेट्स सेलिब्रेट पापा। आज मैं मुंबई से वापस लखनऊ के लिए रवाना होने वाली थी। टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। कल की हल्की बारिश आज जोर से बरस रही थी। दिन में भी गहरे बादलों का अंधेरा छाया था, लेकिन मेरे मन में आज अंधेरे की कोई जगह नहीं थी। एयरपोर्ट की बत्तियां दूर से जगमगा रही थीं। लैंड करते प्लेन्स आसमान में टिमटिमा रहे थे। मैं भी ऐसे ही एक प्लेन में लखनऊ जाने वाली थी। मुझे आज भी ये सोचकर घबराहट हो रही थी, लेकिन उतनी नहीं। मैंने अपना बैग खोला। पेपरमिंट चेक, दवाई चेक, नींबू पानी चेक। आज मैं पूरी तैयारी करके आई थी। मुझे कर्नल अंकल की याद हो आई जो 2 दिन पहले लखनऊ से मुंबई तक मेरी बगल वाली सीट पर सफ़र कर रहे थे। उन्होंने जैसे पापा के न होने को कुछ कम कर दिया था। सच, दुनिया भी सारी अपनी ही है ना, जिस रूप में देखना चाहेंगे उसी रूप में मिलेगी। पापा के जाने के बाद सारी दुनिया से मैं दूर हो गई थी और दुनिया मुझसे। पापा को खोने के दुख में मैं उनकी यादों से चिपक कर रह गई थी। लेकिन जो बातें पापा मुझको जिंदगी भर समझाते रहे, उनको किसी शेल्फ पर रखकर भूल गई थी। डर से जूझने की बातें, जिंदगी को एक्सेप्ट करने की बातें, दुनिया से बेझिझक मिलने की बातें। सच, मैं पापा की तस्वीर को लिए घूम रही थी और उनके ख्याल फ्रेम में जड़ के रख दिए थे। तभी फ्लाइट अनाउंस हुई और मैं बोर्डिंग के लिए बढ़ी। आज सुरभि ने नहीं, मैंने ही खिड़की वाली सीट बुक की थी। तय किया था कि आज मैं आंखें बंद नहीं करूंगी। लेकिन सीट में बैठते बैठते मेरा सारा कॉन्फिडेंस भी बैठने लगा था। फिर घबराहट होने लगी थी। फिर से मन में आ रहा था कि फ्लाइट छोड़ो, ट्रेन ले लूंगी। तभी मेरे बगल में एक छोटी बच्ची आके बैठ गई। वो मुझे गौर से देख रही थी। हाय हाय, मैंने मुस्कुरा कर उसको कहा। वो कुछ शर्माते हुए हल्की सी मुस्कुराई। हाय, आई एम रेखा, ये मेरी बेटी है मिहिरा। आयल की दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने देखा तो मिहिरा की माँ रेखा मुझसे ही कह रही थी। हेलो, आई एम मीरा, मैंने कहा। हम कुछ और बातें करते इससे पहले ही मिहिरा अपनी सीट से उतरकर खिड़की से झांकने लगी। देखो कितने सारे एयरप्लेन मम्मा। मिहिरा की आंखें गोल गोल हो गई थीं। तुम खिड़की वाली सीट पे बैठना चाहोगी? मैंने मिहिरा से पूछा। उसने तेजी से सर हिलाया और मैं उठकर सीट खाली करती इससे पहले ही वो मेरी गोद में बैठ गई। दूसरी तरफ से रेखा ये देखकर हंस पड़ी। मिहिरा, नीचे उतरो बेबी, दीदी को उधर बैठने दो। लेकिन मिहिरा नहीं उतरी। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। सिर्फ टेक ऑफ के लिए थोड़ी देर अपनी सीट पे बैठी रही और फिर मेरे पास आ गई। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हुई, मेरे अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं अपना बैग खोलने लगी। पेपरमिंट ड्रॉप्स कहाँ गई? मेरा नींबू पानी? अचानक प्लेन ने टेक ऑफ किया और मिहिरा मुझसे चिपक गई। मुझे डर लग रहा है, वो बोली। डरो मत मिहिरा, मैं कहने वाली थी, लेकिन अचानक मैंने हंसकर उसे भी कसकर पकड़ लिया। मुझे भी डर लग रहा है मिहिरा, उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा। मैंने हंसते हुए पेपरमिंट ड्रॉप्स उसके छोटे से हाथ पे रख दी। मिहिरा की घबराहट हटाते हटाते मुझे अपना डर ध्यान ही नहीं आया।
प्लेन ऊपर बढ़ता गया और मेहरा अपनी हैरानी भरी आंखों से बादलों को आसपास मंडराते देखती रही। मैं आंखें बंद कर लेती तो वो मेरी बाह पर हाथ रखकर पूछती, आपको डर लग रहा है? और मैं सर हिला देती। 2-3 बार के बाद हम दोनों के लिए ये एक खेल बन गया। उसके साथ बात करते कब मेरा डर सच होते होते मजाक बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। लगा जैसे पापा पास वाली खाली सीट पर बैठे ये सब देखकर हंस रहे हैं। मैं मुस्कुरा दी। कैसे एक दिन ये तय कर दे कि आज से मेरे पापा नहीं रहे? इतने जिंदा दिल इंसान की बरसी कैसे मनाए कोई? कैसे मैं अपने पापा के जाने के दिन, महीने और साल गिनने शुरू कर दूं जब वो बार बार मेरे साथ चलते दिख रहे थे? मुझे उनकी बरसी नहीं मनानी थी, उनका शोक नहीं करना था। उन्हें वैसा ही रहना था जैसे वो मेरी, हमारी यादों में थे। उनके शब्दों को मेरे साथ होना था। मैंने पापा के शब्द बस सुने थे, पढ़े नहीं। अखबारों में उनके लेख भी मैं पढ़ती नहीं थी। वही बोरिंग करंट अफेयर्स। मेरा इंटरेस्ट उनकी कविताओं में था, लेकिन पापा अपनी कविताएं कभी किसी को दिखाते नहीं थे। मैंने अक्सर जिद की, सुनाओ ना पापा, ऐसा भी क्या है? लेकिन इतनी खुली शख्सियत वाले पापा यहाँ गच्चा दे जाते थे। कविताएं उनका सीक्रेट थीं, उनका अपना कोना। रात में अपनी स्टडी में बैठे लिखते रहते थे। कागजों के अंबार से दराजें झुकने लगी थीं। एक बार जब मैं ज्यादा ही जिद करने लगी तो बोले, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। बेटा, ये सब मेरे जाने के बाद चाहो तो पढ़ लेना, चाहे तो जला देना। अभी भी वो कागज दराजों में ही बंद थे। इतने महीनों से हिम्मत नहीं हुई थी कि उनको खोला जाए। शायद उन्हें खोलने का वक्त आ गया था। प्लेन बाहर बादलों की धुंध के पार जा रहा था। अंदर बैठी मैं पापा की बरसी पर उनकी कविताओं को खोलकर सुनाने का मन बना रही थी। सोच रही थी कि मैं पापा की कविताओं को गाऊंगी, कोशिश करूंगी कि उनकी कविताओं का एक एल्बम रिलीज हो पाए। मेरे सोचते सोचते फ्लाइट लैंड हो गई। मेहरा न जाने कब सो गई थी। उसकी मम्मी ने उसे उठाया तो वो मुझसे चिपक गई। बच्चे कितनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। जैसे मैं पापा की उंगली थामे छत पर चढ़ जाती थी। आज मैं उनके ख्याल की उंगली थामे एक लंबा सफर करके आई थी। वो सफर जिसमें मैं 2 दिन में ही जैसे बड़ी हो गई थी। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल ही रही थी कि मेरा फोन बज उठा। फ्लाइट ठीक रही? मम्मी थी। जरूर परेशान रही होंगी। बिल्कुल ठीक मम्मी, डोंट वरी, मैंने कहा। सामान और तानपुरा रखकर मैंने टैक्सी वाले को घर का पता बताया। आदतन मैंने फिर डायरी खोल ली, लिखने के लिए फिर पेन निकाला, लेकिन फिर डायरी बंद कर दी। अचानक मुझे पापा से बात करने के लिए डायरी की जरूरत नहीं थी। उनको पास महसूस करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। मुझे इस बात को खुद को याद दिलाने की भी जरूरत नहीं थी कि पापा मेरे पास हैं। जैसे पापा को जीवंत रखने के लिए उनकी बरसी की जरूरत नहीं थी। कोई एक मौका, एक पल, एक दिन की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। दिन चढ़ता जा रहा था। तेज धूप टैक्सी की सीट पर मुझे झुलसा रही थी, लेकिन मैं अपने तानपुरे को छां दिए बैठी रही। ये तानपुरा भी पापा ने ही दिलवाया था। टैक्सी घर की तरफ मुड़ी तो मम्मी पहले ही इंतजार में बाहर खड़ी थी। मैंने ध्यान से मम्मी को देखा। 2 दिन में ही उनके बाल क्या कुछ ज्यादा सफेद हो गए थे? वो इतनी कमजोर कब से हो गई थी? मैं खुद से हैरान थी। इतने महीनों में पापा के चेहरे को याद रखने की धुन में मम्मी के चेहरे को पढ़ना भूल गई थी, और मम्मी मेरा ध्यान रखने की धुन में खुद को भूल गई थी। चल अंदर, तेरे फेवरेट कढ़ी चावल बनाए मैंने, मम्मी ने कहा। अंदर पहुंची तो मम्मी ने टेबल पर सब परोस रखा था, लेकिन प्लेट सिर्फ एक थी, मेरी। आपकी प्लेट कहाँ है मम्मी? मैंने पूछा तो मम्मी चौंकी। इतने दिनों बाद मैंने सुध ली थी उनकी। तो शुरू कर, मैं रुक के खाऊंगी, मम्मी बोली। लेकिन मैंने अपनी प्लेट उनकी तरफ बढ़ा दी। मेरे साथ ही खाओ ना मम्मी, मैंने कहा तो मम्मी रो पड़ी। मेरा दिल जैसे निचोड़ दिया किसी ने। सिर्फ पापा नहीं, मम्मी भी तो मेरी थी। पापा सिर्फ मेरे नहीं, मम्मी के भी तो थे। मम्मी अब खुलकर रो रही थी, जैसे इतने महीनों में कभी नहीं रोई थी। मैंने मम्मी को गले से लगा लिया, जैसे वो मुझे लगाया करती थी। ये मुझसे क्या हो गया था? कुछ दिन बाद पापा की बरसी थी। उस दिन पापा की कविताओं का एल्बम रिलीज हुआ। मैंने और मम्मी दोनों ने मिलकर गाई थी।
मैं आज भी पापा को चिट्ठी लिखती हूँ, लेकिन उनकी याद अब मेरे साथ सिर्फ कागज तक ही नहीं है। उनके शब्दों में है, उनके विश्वास में है, मम्मी में है, इस स्कूल में है, मुझ में है, मेरे संगीत में है, मेरी शामों में है, और उस पतंग में जिसको अब भी मैं कभी कभी उड़ाने छत पर जाती हूँ। चाय ले आओ मम्मी। मेरे आवाज लगाने के पहले ही मम्मी केतली लिए ऊपर चढ़ाती हैं। देख रहे हो ना पापा? बस इतनी सी थी ये कहानी।